Define war crimes. Can the plea of superior orders be taken as a defense by war criminals? डेफिनेशन ऑफ वॉर क्राइम्स, युद्ध अपराध क्या होते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। ऑडियो क्लास में आज का टॉपिक युद्ध अपराध से रिलेटेड जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। इसमें फैक्ट्स और कंसेप्ट को मिला करके प्रॉपर आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी क्लास को ध्यान से सुन लेते हैं और पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले युद्ध अपराध को आंसर लिखने के लिए आपको युद्ध अपराध का मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। वॉर क्राइम्स, युद्ध अपराध ये होता है कि जब सैनिक या कोई और व्यक्ति कोई कार्य ऐसा करते हैं जो दुश्मनी से, शत्रुता से भरा हुआ होता है, जिन्हें पकड़ने पर फिर शत्रु द्वारा उनको क्या किया जाता है, दंड दिया जा सकता है, वो होता है युद्ध अपराध। यानी किसी भी नियम का जब उल्लंघन होता है युद्ध के दौरान तो वो क्या हो गया, युद्ध अपराध हो गया। अब यदि इन नियमों का जो उल्लंघन है सैनिक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो दंड भी किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा नहीं मिलेगा, बल्कि जो देश जिन्होंने जीत हासिल की है, जो विजेता देश है, वो उसे दंड देगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि युद्ध के सभी नियम का उल्लंघन जो होता है ना, वो युद्ध अपराध नहीं होता है। केवल कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके उल्लंघन को युद्ध अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे यूरोपियन एक्सिस शक्तियों का प्रमुख युद्ध अपराधियों के अभियोजन और दंड करार 1945, ये एक फैक्ट है जो आपको नोट डाउन करना है। यूरोपीय एक्सिस शक्तियाँ क्या जो अपराधियों के लिए एक दंड करार 1945 में, उसमें एक चार्टर दिया गया, सैन्य अधिकरण चार्टर, चार्टर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है। इसके आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि विभिन्न युद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है और युद्ध अपराध युद्ध की विधि या रूढ़ी का जब भी उल्लंघन होगा तो युद्ध अपराध कहा जाएगा। अगर आप इस फैक्ट के साथ युद्ध अपराध को समझाते हैं या आंसर राइटिंग लिखते हैं तो कंसेप्ट एंड फैक्ट का मिक्सचर जो है ना आपके आंसर को परफेक्ट कर देता है। अब इसमें क्या है, जैसे युद्ध बंदी हैं या समुद्र के जो संसाधन हैं उन पर आश्रित रहने वाले जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी जाए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए, जो बंधक बनाए गए उनको मार दिया जाए, किसी भी तरह से सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति को लूट लिया जाए, शहर नगर या किसी भी गांव में किसी भी तरह का बेवजह विनाश किया जाए और सैन्य आवश्यकता द्वारा विध्वस्त, जबरदस्ती विध्वस्त का काम किया जाए, तो इन सब पे क्या होगा, ये सब युद्ध अपराध की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण में आप लिखिएगा, किसी भी युद्ध में जहरीली गैस का प्रयोग करना नियमों का उल्लंघन है, घायल या युद्धबंदी के साथ सैनिकों को, उनके सैनिकों को मारना गलत है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना गलत है, युद्धबंदियों के साथ गलत व्यवहार ना करें, उनको अस्पताल या कोई गिरजाघर में हो, कोई भी धार्मिक स्थल पे हैं, उन जगहों को नष्ट ना किया जाए, ये सब जो काम है ये क्या कहलाएंगे, युद्ध अपराध कहलाएंगे। लेकिन आपका डेफिनेशन तब तक अधूरा है जब तक आप किसी थिंकर की परिभाषा नहीं लिखेंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे 2 थिंकर्स के नाम याद कर लीजिए। एक तो प्रोफेसर केल्सन है, तो प्रोफेसर केल्सन के अकॉर्डिंग इसको सेम टू सेम आपको डेफिनेशन लिखना होगा। युद्ध अपराध से मतलब है, तात्पर्य है युद्ध संबंधी नियमों का उल्लंघन। साधारणतया अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य पर यह भार आरोपित करती है कि वो स्वयं ही अपने अपराधियों को दंडित करें तथा युद्धरत राज्य का ये कर्तव्य है कि वो युद्ध बंदियों को बंदी बनाने से पहले युद्ध की विधि के अनुसार दंडित करें। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि निजी कर्तव्यों को युद्ध अपराध से दूर रखने का दायित्व आरोपित करती है और ऐसे व्यक्तियों पर जो युद्ध अपराध करते हैं व्यक्तिगत अपराध का दायित्व आरोपित करती है। इस डेफिनेशन को आप कैसे समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। केल्सन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा युद्ध के, वो युद्ध अपराध है। और नियमों के उल्लंघन में पहली चीज़ ये आती है कि जब भी कोई देश जो युद्ध कर रहा है, जो अपने अपराधियों को दंडित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसको, कोई और उसे दंडित नहीं कर सकता है, और युद्ध बंदियों को ससुरक्षित पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के कर्तव्यों में, निजी कर्तव्यों में लिखा गया और इसको दायित्व को फॉलो करना है। अब दूसरा डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर स्वार्ज बर्जर का है, स्वार्जनर बर्जर। इन्होंने भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मतलब ऐसे कार्य से जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के अस्तित्व के लिए घातक हो, जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ हो। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अपराध हैं युद्ध अपराध, सामूहिक डाका या नरसंहार करना। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे सामाजिक अस्तित्व के लिए खतरा है। अब संक्षेप में हम क्या लिखेंगे कि युद्ध अपराध के अंतर्गत सैनिक द्वारा युद्ध की किसी भी विधि को
भंग करना, उल्लंघन करना, जासूसी करना, ये सब देशद्रोह करना, ये सब क्या है? युद्ध अपराध है। तो आपके लिए अभी तक डेफिनेशन ऑफ वॉर क्राइम्स क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो युद्ध अपराध सैनिक या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होता है, पहला पॉइंट। इसे पकड़ने पर शत्रु द्वारा दंडित किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट। युद्ध अपराध युद्ध के कुछ नियमों का उल्लंघन है, तीसरा पॉइंट। यदि नियमों का उल्लंघन सैनिक या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो दंड किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा नहीं बल्कि सामान्य रूप से विजेता राज्य द्वारा दिया जाएगा, चौथा पॉइंट। और युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन युद्ध अपराध नहीं होता है, पांचवा पॉइंट। केवल कुछ ऐसे नियम हैं जिनके उल्लंघन को युद्ध अपराध कहा जाता है, छठा पॉइंट। यूरोपीय एक्सिस शक्ति के प्रमुख युद्ध अपराधियों के अभियोजन का दंड करार 1945 में चार्टर के आर्टिकल 6 का जो उल्लेख किया गया है वो आपको लिखना है कि युद्ध अपराध अर्थात युद्ध की विधियों का उल्लंघन, जैसे इसका उल्लंघन में हत्या, दुर्व्यवहार श्रमिकों के साथ किसी भी तरह का, सिविलियन के साथ, जनसंख्या के साथ, उनके संसाधनों के साथ, उनके सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करना, और ये सारे चीज़ें क्या है? युद्ध अपराध की कैटेगरी में आती है। ये आप तक अपने युद्ध की परिभाषा कहते हैं, इन चीज़ों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो आगे का क्वेश्चन बनता है ये मानवतावाद से जुड़ा हुआ है और ये अमानवीय ये सारे कार्य, ये आप समझ गए होंगे, जैसे जहरीली गैस का प्रयोग मैंने आपको बताया। अब आगे का क्वेश्चन बनता है कि जो युद्ध अपराध के लिए उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स क्या होगा? तो जो सैनिक या अन्य व्यक्ति युद्ध अपराध करते हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी हैं, पूरे जो सैन्य ग्रुप है ना वो नहीं, बल्कि वो व्यक्तिगत रूप। पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर के अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि अगर तथ्य जो है वो वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के पालन के बाद का कुछ ऐसा दिया जाता है तो दंड का जो है वो न्यूनीकरण यानी दंड को कम करने पर विचार किया जा सकता है, पर न्याय इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस नियम का मतलब यह है कि सशस्त्र बलों के सदस्य केवल विधिपूर्ण आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर विधिपूर्ण आदेश के बाद भी उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो ये नियमों का उल्लंघन है और वो दंड से नहीं बच सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभिन्न युद्ध अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया गया, उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए, उन्होंने आदेश दिया और आदेश के बाद भी प्रतिरक्षा के रूप में आदेशों को अस्वीकार करके बहुत सारे देशों ने ऐसे युद्ध अपराध किए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने होंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के युद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मॉस्को सम्मेलन में 30 अक्टूबर 1943 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। इस फैक्ट को लिख लीजिएगा, जिससे कि युद्ध अपराधियों ने युद्ध के अपराध किए तो उन्हें मित्र देशों के साथ संयुक्त निर्णय द्वारा दंडित किया जाएगा। अब 4 सदस्य को शामिल किया गया इस अधिकरण में, एक न्यायाधीश तथा एक विकल्प की नियुक्ति की गई और अधिकारिता दी गई। चार्टर के अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया कि कोई भी कार्य अधिकरण की अधिकारिता के अधीन आने वाले अपराध होंगे जिनके लिए व्यक्तियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। अब इसको आप कैसे समझिएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपको सबसे पहले तो ये फैक्ट नोट डाउन कर लेना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के युद्ध अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चला था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1943 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया और कहा गया कि युद्ध अपराधियों ने जो युद्ध अपराध किए हैं उसके लिए संयुक्त निर्णय और दंड दिया जाएगा। अब किस किस तरह के अपराध हुए? एक तो शांति के विरुद्ध अपराध हुआ, क्राइम अगेंस्ट पीस, जो युद्ध के प्रारंभ में से ही शुरू हो गया था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया गया था। दूसरा अपराध हुआ था वॉर ऑफ क्राइम्स में युद्ध अपराध, जो विधियों का, रूढ़ियों का उल्लंघन करके हुआ था, जिसमें कि दुर्व्यवहार किया गया था श्रमिकों के साथ, वहाँ की जनसंख्या के साथ, बंधकों के साथ और सैनिक आवश्यकता के नाम पर यह दुर्व्यवहार किया गया था। तीसरा मानवता के विरुद्ध अपराध हुआ था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हत्या की गई थी, दास बनाया गया था वहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह निर्वासित किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया गया था। ये नागरिकों के विरुद्ध किया गया अपराध था युद्ध के दौरान। तो इसलिए तीनों ही कंडीशन में क्या था? सज़ा का प्रावधान था। अब इसमें एक आप इसको कहते हैं न्यूरेमबर्ग विचारण। कौन सा है ये? न्यूरेमबर्ग विचारण। इसका पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ये केस चला था, इसका हेडिंग आप दीजिएगा न्यूरेमबर्ग विचारण। इसको बोलते हैं ट्रायल ऑफ न्यूरेमबर्ग। अब आपने ये तो एक कर लिया, अब आपको कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूरेमबर्ग विचारण का बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी किया है, इसलिए हमें कुछ और एग्जाम्पल दे करके अपने आंसर को कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं 818 बैठक हुई निर्णय देने से पहले।
और इसमें युद्ध विधि के उल्लंघन के 12 अपराध के लिए दोषी पाया गया और फिर उन अभियुक्तों को मृत्यु दंड दिया गया जिन्होंने युद्ध अपराध किए थे और जो युद्ध अपराध के दोषी थे। तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, टोक्यो ट्रायल का। तीसरा भी आप लिख सकते हैं आगे कि ऐसे कई सिचुएशंस हुए हैं जबकि राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरण नेशनल वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गठन किया गया न्यूरेमबर्ग के उससे, फिर जर्मनी के अमेरिकी क्षेत्र और फिलीपींस के शामिल करके सुदूर पूर्व में जो अमेरिकी सैन्य अधिकरण हुआ उसके लिए गठित किया गया। और इसके अलावा अदर वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल भी गठित किए गए। अब आप चाहें तो अदर में एक फैक्ट ऐड कर सकते हैं, माई लाई विचारण, माई MAI माई LAI लाई ट्रायल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिनमें युद्ध अपराधियों को दंड दिया गया था। ये केस था वियतनाम संघर्ष में, एक गांव था माई लाई। 1968 में संयुक्त राष्ट्र के सेना की एक इकाई द्वारा सामूहिक हत्याकांड की गई और संयुक्त राज्य को उन 25 अधिकारियों का विचारण करने के लिए कहा गया जिसमें माई लाई हत्याकांड पर आरोप लगा था। मतलब क्या किया गया था, सामूहिक हत्याकांड किया गया था और ये लोग युद्ध अपराधी घोषित किए गए। और इस मामले में राज्य ने स्वयं अपने अधिकारियों का विचारण युद्ध अपराध के लिए किया। स्वयं उन लोगों को लगा कि यहाँ ये युद्ध अपराध किया गया था। एक और ट्रायल था, ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी वॉर क्रिमिनल्स। पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अत्याचार और जनसंहार किया गया था 1970 में। और इसमें पाकिस्तानी युद्धबंदियों को प्रस्तावित विचारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पेश किया गया, आपत्ति उठाई गई और 1974 में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने के बाद भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई और 1974 को एक करार किया गया जिसमें निश्चय किया गया कि बांग्लादेशी युद्ध अपराधियों का विचारण नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ अलग एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, आप उसको पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब क्या है, एक लास्ट में आपको कंक्लूजन में ऐड करना होगा कि आपने सारे एग्जाम्पल्स दो दे दिए, बट वॉर क्राइम्स का में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका कंक्लूजन जो है ना वो बिल्कुल अधूरा है। तो न्यूरेमबर्ग अधिकरण के चार्टर द्वारा जब अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत और निर्णय लिए गए 1946 में एक संकल्प स्वीकार किया गया और महासभा ने इस पर अपनी पुष्टि दे दी। इसका टाइटल रखा गया युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध दोषी व्यक्तियों के निरोध, गिरफ्तारी, प्रत्यर्पण तथा दंड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत। इसे आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डिटेंशन, अरेस्ट, एक्स्ट्राडिशन एंड पनिशमेंट ऑफ पर्सन्स गिल्टी ऑफ वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बाद में 1947 में मानव जाति की शांति और सुरक्षा के विरुद्ध अपराध के लिए एक संहिता बनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय दंडिक संहिता यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के तहत इन सिद्धांतों का निर्माण कर दिया गया। इसीलिए यूएन का महासभा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है युद्ध अपराध में। तो युद्ध अपराध को रोकने और निवारित करने के लिए राज्यों के सहयोग की बात की गई। बिना राज्य के सहयोग के युद्ध अपराध को ना तो घोषित किया जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है और ना ही दंड दिया जा सकता है। किसी भी तरह का दंड के लिए राज्यों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में महासभा के संकल्प द्वारा स्वीकार किया गया इस बात को और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है ये भी बोला गया। जरूरी नहीं कि राज्य उस चीज़ में युद्ध अपराध में दंड देने में शामिल हो, पर हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और उनको विधिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। युद्ध अपराध के संबंध में एक बहुपक्षीय संधि की उपेक्षा की गई कि ऐसा एक संधि किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार लागू हो और युद्ध अपराध के दोषी व्यक्तियों के मामले में लास्ट में आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देकर न्यूरेमबर्ग अभियोग का अंतर्राष्ट्रीय विधि में महत्व बताते हुए कंक्लूड कर दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास में इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ दिया जो नए सिद्धांत इसने पारित किए। यह बात कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, इसी अभियोग के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया कि पूरे देश के द्वारा नहीं, किसी सैन्य संगठन के द्वारा नहीं, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध भी युद्ध अपराध है। और ये सच है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को ये एक स्थायी देन दिया न्यूरेमबर्ग अभियोग ने। इसीलिए न्यूरेमबर्ग अभियोग से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस अलग से पूछा जाता है और ये अभियोग ये बताता है कि किस प्रकार विजेता देश विजित देश पर अपना कानून अपने इरादों के अनुसार बना के थोप सकते हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इन मुकदमों के पीछे उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर स्पष्ट यह है कि मुकदमे कानूनी दृष्टि से अनुचित थे। इनमें प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस और विधिक न्याय यानी लीगल जस्टिस का आधार कहीं भी नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है
इसमें आपको युद्ध अपराध के बारे में जो कंक्लूज़न आपका सेल्फ होगा, आपने इसको युद्ध अपराध को पढ़ के क्या समझा, और युद्ध अपराध जो है वो सैनिक द्वारा या सिंगल पर्सन द्वारा या किसी देश द्वारा किस कैटेगरी में होगा। और लास्ट में आप कंक्लूड में ओपेनहाइम का एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा, वॉर क्राइम्स आर सच हॉस्टाइल और अदर एक्ट्स ऑफ सोल्जर्स और अदर इंडिविजुअल्स एज मे बी पनिश्ड बाय द एनिमी ऑन कैप्चर ऑफ द ऑफेंडर्स। ये इंटरनेशनल लॉ पे का बेस्ट डेफिनेशन है कंक्लूड करने के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्लास को फिर से ध्यान से सुनना है, इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना है पॉइंट्स का। एक तरफ आप कंसेप्ट लिख लीजिए, एक तरफ आप फैक्ट्स को लिख लीजिए। अगर आपको 5 से 7 फैक्ट्स भी याद रहते हैं तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स को मिला के एक आप अच्छा आंसर फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको युद्ध अपराध वॉर क्राइम से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो या कोई भी केस हिस्ट्री और डिटेल में जाननी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी। जो भी अगर केस हिस्ट्री को में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो गया होगा तो, और ऐसी डेली क्लासेस देखनी होगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि इन ऑडियो क्लास को 1 से 2 बार सुन करके आप एक अच्छी सी तैयारी कर सकिए। और कमेंट सेक्शन में अपने व्यू, अपने डाउट, अपने क्वेरी लिखिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएंगी।